नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। जैसे कि डिस्क्लेमर, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज फॉर द एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज ओनली। इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस ऑफ फॉर और एनी रिकमेंडेशन फॉर एनी व्हाट्सएवर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। काइंडली डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। द व्यू शेयर्ड इन दिस वीडियो इज फॉर द एजुकेशन पर्पज ओनली। देयर इज नो रिकमेंडेशन एट ऑल। ठीक है, ये डिस्क्लेमर हमेशा आप लोगों के समक्ष पहले रहा है। और ठीक है, तो और सबसे पहली चीज़ है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट्स बहुत सारे भी थे, बट एक ये कमेंट है, व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि किस तरह से, जैसे आप वीडियो देखेंगे जाके, मतलब मेरा, तो किसी भी वीडियो को आप उठाएंगे तो वहाँ पे जैसे सपोज़ यही वीडियो सही, तो और यहाँ पे आप सॉरी, मैं आपको यूट्यूब पे दिखा दूँ तो सारा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए कि वीडियो में जाके आपको कैसे मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे कोई भी मेरा वीडियो है, यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको जैसे सपोज ऑन कर लिया, वीडियो ऑन नमस्कार तो दोस्तों। कर दिया मैंने। बट अब इसमें नीचे जाएंगे तो यू विल फाइंड, जैसे ये मोर है, मोर में चले जाएंगे तो देन नीचे, तो ये देखो लिंक दे रखा है। ठीक है, HTTP ये जो लिंक है ये दे रखा है। ठीक है, ये है व्हाट्सएप का लिंक। इसको क्लिक करोगे तो रिक्वेस्ट आ जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वो आप इस तरह से ज्वाइनिंग है। फिर भी कोई डाउट हो तो दोबारा कमेंट करिएगा, तो फिर हम लोग उसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़, मार्केट में जिस तरह की कंडीशंस हैं, जो हाहाकार मचा हुआ है, और पूरा आपने जो मतलब देखा कि हालांकि मैं फ़ोल्डर देखो नहीं बना पाया हूँ, मैं वो ये हेक्टिक शेड्यूल है, बिज़ी है थोड़ा मामला, इसलिए ठीक है मैं करूँगा आगे आने वाले समय में। और ये सिचुएशन रही है मार्केट में वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, जो चीज़ें हैं, यूएस मार्केट डाउन, यूरोपियन डाउन, दैन एशियन मार्केट्स, वहाँ पे भी कंडीशन ख़राब है। और टैरिफ वॉर की बात कही जा रही है ईरान के ऊपर, जो मतलब एक तरह से जो यूएस से जो धमकियाँ मिल रही हैं चीज़ें नॉर्मलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो भी सिचुएशंस हैं, टैरिफ वॉर का हो, ग्लोबल रिसेशन की बात करी जा रही हो अमेरिका की, या कुछ भी रीजंस डिफरेंट डिफरेंट ढूंढे जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। ठीक है, आईटी सेक्टर गिरा हुआ है, और सब एक दूसरे से देखो कहीं ना कहीं रिलेटेड होती ही है चीज़ें। कहीं थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा है तो कहीं थोड़ा इम्पैक्ट कम है। तो अब सिचुएशन क्या आने वाली है, इसीलिए कहा जाता है मार्केट से पैसा कमाना आसान काम नहीं होता। अब ये जो फेज़ है, मैं अगर मैं ये कहूँ कि आने वाले जो ट्रम्प का सेशन है, जैसे अभी तो स्टार्ट हुआ, और 4 साल उनके यूएस प्रेसिडेंट रहते हैं, और इनका पुराना जो टाइम था 2017 से 2021, उसमें भी उन्होंने इस तरह की टैरिफ चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया था, वो किया था। मार्केट्स ने स्ट्रगल भी किया था थोड़ा बहुत। बीच का थोड़ा फेज जो था, मतलब कोरोना के टाइम में बीच में आ गया था, तो उस समय एक सिचुएशन डिफरेंट हो गई थी, तो वो आधा फेज निकाल दो। लेकिन फिर भी 17 से लेके जो बात है कि 20 तक की बात है, लगभग 3 साल की जो सिचुएशन थी। 20 साल तो 2020 तो बाद में स्टार्ट हुआ, उससे पहले मतलब 2019 तक मान लो, 17 से 18, 18 से 19, लगभग 2-2.5 साल के करीब, आधा टेनर के करीब का जो था, वहाँ पे भी इन्होंने इसी तरह की कंडीशंस और चीज़ें करी थी। यहाँ टैरिफ, अब चाइना पे टैरिफ, ये टैरिफ, तो उनको भी दिक्कत आएगी। उनका एक अपना एक सेंटीमेंट है, चीज़ें हैं, या जिस तरह की भी सिचुएशन जो एम लेके चले हैं या कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन इम्पैक्ट तो सब पे बैठेगा। अब बात आती है कि इससे असर क्या होता है। भाई इससे असर है, सिंपल सी बात है कि इससे असर जो है कि चीज़ें महंगी होंगी। भाई टैरिफ लगेगा यानी टैक्स वसूला जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है आपकी कंट्री में बिकने के लिए कहीं बाहर से, तो वो प्रोडक्ट पे कंपनी बना रही है, मार्जिन निकाल रही है, सब कुछ करने के बाद, और फिर वो सेल होने के लिए किसी कंट्री में पहुंचा। अब वो उस कंट्री में जो लोग हैं वो उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, और वो प्रोडक्ट अगर महंगा पड़ रहा है, भाई जनता जो है, कि मान के चलो अभी इंडिया में जो कह सकते हैं कि परचेजिंग पावर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हाथों में पैसा नहीं है। हाथों में पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि इकोनॉमी जिस तरह से है, जिस तरह से देश में पैसा होगा, उसी तरह से लोगों में पैसा होगा। आज मोदी जी लोगों के अकाउंट में पैसा डालते हैं, तो 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, वृद्धावस्था पेंशन, ये वो जो भी सिचुएशंस रही हों लोगों के पास, जैसे काफ़ी लोगों के पास रोज़गार नहीं है, या कुछ लोग करना भी नहीं चाहते, वो एक अलग बात है। वहीं पे जैसे स्विट्ज़रलैंड चले जाओ, आप डेवलप्ड नेशंस में चले जाओ, वहाँ पे क्या है, वहाँ इकोनॉमी और जो जनता है उसके बीच का रेशियो इस तरह से है कि अकूत संपत्ति है,
और वो कंपनी जो कंट्री में वो आई हो, किसी भी रीज़न से आई हो, चाहे अरब कंट्रीज़ की बात कर लो, चाहे कहीं पे भी, वहाँ पे यूएस की बात कर लो, तो वहाँ अगर जॉब नहीं है, पहली बात तो इतना पेन नहीं है आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे क्यों स्ट्रगल है? क्योंकि यहाँ पे मतलब चीज़ें जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें वो भी नहीं मिल पाती हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन फिर भी हम अगर जनरेशन टू जनरेशन पुरानी बात करें अपने ओल्ड जनरेशन की, तो वहाँ पे स्ट्रगल और रहा। वहाँ पे सिचुएशन ये थी कि पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, जो नॉर्मल जनता की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल जो चीज़ें गरीबी थी, खाने के लिए नहीं होता था, वो बहुत सारी चीज़ें नहीं है। लेकिन आज के हाथ में देख सकते हो कि 10,000 20,000 का स्मार्टफोन सबके हाथ में है, गाँव में भी है, डाटा पैक में रिचार्ज हो रहा है, खाने के लिए उसे ये चिंता नहीं कि भूख से मर रहा हो, ठीक है, एटलीस्ट ही इज़ हैविंग, मतलब कि मील्स तो मिल ही जाता है, भले ही कैसे भी मिले। पहले ये भी सिचुएशन नहीं थी, तो पहले इन सब चीज़ों के लिए स्ट्रगल था। अब नावाडेज तो वो चीज़ें बढ़ती चली, तो गरीबी अमेरिका में भी है, तो अमेरिका में भी जैसे सिचुएशन नहीं मिली तो क्या करती है गवर्नमेंट, बोले कि ठीक है आप स्टेपेंड ले लो, ये पकड़ लो आपकी, मतलब अगर जॉबलेस डाटा क्लेम ज़्यादा आता है तो वहाँ पे पैसा दिया जाता है। इंडिया कंट्री की एक सिचुएशन डिफरेंट है, तो इम्पैक्ट तो होगा। अब जैसे बिकने के लिए, वो मैं बात जो कह रहा था कि वो सामान बिकने गया, उस पर कंट्री ने बोला कि ये सामान कहीं से आया, हमारी कंट्री एक्सपोर्ट बहुत कम कर पाती है, बाहर के लोग आके यहाँ पे माल बेच के जाते हैं और पैसा लेके जाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट तो निकालते ही हैं, मार्जिन निकालते ही हैं। और हमारे पास पहली बात तो मैन्युफैक्चरिंग है नहीं ज़्यादा, तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं है ज़्यादा। उसके पीछे के रीजंस क्या है? बोले कि भाई हम यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे वो महंगा पड़ जाता था, तो हमने क्या किया भाई, जो बिजनेसमैन है वो ये देखता, वो इंडिया यूएस चाइना और ये वो नहीं देखता, वो केवल ये देखता है कि भाई पैसा 2 रुपये कहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, आप इस बात पे मैं आपको ऐसे बोलूं कि जैसे कि अभी जनरल मोटर्स है अमेरिका की है, या फोर्ड है वो हम उधर की है, तो वो कंपनीज क्या करती थी, वो कंपनी जब अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग करती तो वहाँ पे क्या है कि भाई एक तरह से जो वर्कर हैं, जो काम करने वाली चीज़ें हैं या कुछ भी चीज़ें हैं, तो वो सब महंगा पड़ता था। ठीक है, अभी इंडिया में जो है आप देख सकते हो कि 200-300 रुपये में काम करने के लिए पूरे दिन के लिए आपको बंदा मिल जाएगा, 500 रुपये में मिल जाएगा, काम करने के लिए बंदा मिल जाएगा। ठीक है, यूएस में आप जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रिलेशन है, तो बोले कि ठीक है यार, हमारी गाड़ी जो है हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही उन जगहों पे लगा देते हैं, या उस तरह की जहाँ पे रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाए, ये चीज़ें सस्ती मिल जाएं, वहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को सस्ते में तैयार कर लेंगे। सस्ते में तैयार कर लेंगे तो फिर जाके क्या करना पड़ेगा, बोला ठीक है, फिर हम जो है, डिमांड कहाँ पे है भाई, डिमांड अमेरिका में, और अमेरिका में अगर वो चीज़ मैन्युफैक्चर होती तो मान के चला वो चीज़ 500 रुपये में बनती, वही चीज़ एक गरीब देश में जाके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के, और वो चीज़ हम 200-150 रुपये में तैयार कर दे रहे हैं। और अब अमेरिका में अगर वो 500 की बिकती तो अमेरिका के लिए 500 एक बेसिक वो है, और वहाँ से जब 600-700 में, 800 में, 1000 में आराम से वो सेल आउट कर देते, तो कंपनी उनकी भी है जो बाहर लगी हुई है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और जिससे वजह से जो कह सकते हो कि वो जब जाएंगी वापस सेल होने के लिए अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में डिमांड है। डिमांड क्यों है? क्योंकि वहाँ पैसा है लोगों के पास में। ठीक है, तो वो दे आर एबल टू परचेज। अभी इंडिया में भी देख सकते हो जिनके हाथों में पैसा वही खरीद सकते हैं ना, जिनके पास है ही नहीं उससे क्या इम्पैक्ट बैठेगा। तो ये सब सिचुएशन नहीं, तो वेयरएज वो साइकिल को ये उल्टा करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भाई ठीक है, भाई किसी भी ना किसी तरीके से जो है अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग करे, बाहर हमारी चीज़ें जाएं, मतलब हमारे ऊपर टैरिफ। अभी अमेरिका से जो कोई चीज़ें जा रही हैं, बाहर जा रही हैं, तो वो वहाँ पे टैरिफ ज़्यादा अगर लग रहा है तो उनकी चीज़ें वैसे ही सेल नहीं हो पा रही। ये भाई उनकी हार्ले डेविडसन जो बाइक आती है वैसे ही महंगी है, और टैक्स लगा दिया तो उसका फ्यूचर ही खत्म कर दिया आपने। तो वो सब चीज़ें हैं, वो चाहते हैं जबरदस्ती बिके, तो भाई इंडिया में नहीं खरीद पाएगा ना बंदा। इंडिया में जो मोपड़ चलाने वाला, लूना चलाने वाला बंदा, वो कहाँ से तुम्हारे हार्ले डेविडसन को खरीदेगा? बोले नहीं, फिर भी कुछ लॉट है जो खरीद सकती है और जो चला सकती है। बोला ठीक, तो वो लोग वो भी नहीं लेंगे ना। लेकिन जो पैसे वाला है वो लेने को तैयार बैठा है, जिसको चाहे उसको कितनी भी महंगी चीज, बहुत पैसे वाला जो है। हाँ, एक मिडिल क्लास को टारगेट किया जाता है कि भाई ठीक है, अगर इसके बजट 2 लाख का है तो इसको 2.5 लाख रुपए तक की भी चीज़ चिपकाई जा सकती है। ठीक है, ये सब चीज़ें, और बहुत सारे मार्केट करेक्शन के रीजंस दे रखे हैं कि यहाँ पे अलग अलग एनालिसिस से चीज़ें दे रखी हैं, ये है वो है। तो मेन ऑल इन ऑल जो मेन इम्पैक्ट बैठेगा ना, कि वो बात इस बात पे बैठेगी कि भाई ये जो टैरिफ गेम है, टैरिफ वॉर है, इसकी वजह से क्या है कि दूसरे के प्रोडक्ट को महंगा कर देना, इंटर्न कि भाई हमारा प्रोडक्ट सस्ता दिखाई पड़े या चीज़ें। तो कुल मिला के पड़ना वजन जनता पे हो, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो चाइना की हो, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो यूरोपियन नेशंस की हो। तो तुम हम पे लगाओगे, हम तुम पे लगाएंगे, तुम हम पे लगाओगे, हम तुम पे लगाएंगे, ग्लोबली महंगाई बढ़ेगी, रिसेशन आएगा। क्यों?
क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो क्या सोचेगा भाई, जब मैं जनरल मोटर्स, मान के चलो जनरल मोटर्स की बात कर लो, ठीक है, वो मैक्सिको में प्लांट लगा है, वहाँ से मान लो भेज रही है अमेरिका में, मैक्सिको में सस्ती बन जाती है, उसके नीचे ही तो है, नॉर्थ अमेरिका में ही तो है मतलब मैक्सिको, लेकिन वहाँ अमेरिकन कंपनी ही है जो वहाँ पे मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और पार्ट्स जो है बहुत हद तक काफ़ी जो ऑटो एंसिलरीज पार्ट है वो इंडिया से आ रहे हैं, और भी कंपनी से और भी कंट्री से आते हैं, वहाँ असेंबल किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ी क्योंकि मैक्सिको नियर बाई है, और वहाँ बेच दिया। अब होगा क्या कि बाहर से जैसे ही कोई चीज़ आएगी वो महंगी कर दी गई, बोला 25% टैक्स दे दो, ठीक है, दे दिया भाई। अब जिसको कार खरीदना है तो बोले विद इन द कंट्री कौन सी तुम्हारी थी जो बिक रही थी, भाई तुम्हारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं थे ना, इसी वजह से, क्योंकि महंगा पड़ रहा। अभी आप इस तरह से एंगल ले सकते हो कि इंडिया में भी चले जाओ कि मुंबई की लाइफ स्टाइल, दिल्ली की लाइफ स्टाइल, एक मिडिल टाउन की लाइफ स्टाइल, और एक गांव की लाइफ स्टाइल, और एक कस्बे की लाइफ स्टाइल, उसमें अंतर आएगा कि नहीं आएगा। आप दिल्ली में आप रेंट ले लो, इलेक्ट्रिसिटी ले लो, ट्रैवलिंग ले लो, खाने वगैरह का चीज़ें ले लो, वही कंट्री है, वही रुपया चल रहा है। जो रुपया वहाँ पे 100 रुपये की वैल्यू नहीं होगी। वहाँ के ऑटो वाले से आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाओगे तो वो पैसा अलग चार्ज करेगा, और गाँव में चले जाओ तो 20 रुपये में टुक टुक जा रहा है, भाई 10 रुपए में पहुंच रहा है। तो आप इन चीज़ों को भी तो सिनेरियो करो कि भाई किस तरह से, तो सेम अमेरिका की सिचुएशन है कि भाई वहाँ पे वो डेवलप्ड लेवल ये आ गया कि वो चीज़ें उनके लिए सस्ती हैं और बहुत मतलब वो हो जाती हैं, तो महंगाई तो बढ़ेगी, कुल मिला के सब जगह से देखा जाए तो महंगाई बढ़ेगी। अब महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा कि भाई डिमांड कम होगी। भाई जो एक्सपेक्टेड लोग थे, जैसे मान के चलो अभी हम ही आप लोग हैं कि मान लो 1 लाख रुपए की आप बाइक खरीदना जाना चाह रहे थे, लेकिन 1,25,000 की खरीदोगे जाके, ठीक है, तो आप फिर महंगी होगी तो कुछ लोग तो हटेंगे ना, यार हमने तो जैसे तैसे, मेरा बजट तो 70,000 का था, मैंने जैसे तैसे लोन वोन लेके मैं 1 लाख तक पहुंचा कि भाई चलो ये वाली बाइक ले लेंगे, एक बार लेनी है मैं ले लेता हूं। बट वहीं पे अब उस बंदे की हीच हो गई भाई 1,25,000, तो डेफिनेटली कुछ कस्टमर्स कटेंगे, बोले यार छोड़ो देखा जाएगा बाद में देखेंगे, ऐसे ही काम चलो। तो ग्लोबली चीज़ें डिमांड कम रहेगी, महंगी होंगी तो कम होगी, क्योंकि हाथों में परचेसिंग पावर नहीं है। मैं ग्लोबली सबकी बात कर रहा हूँ इन जनरल, कि भाई किसी कंट्री में है थोड़ा ज़्यादा, किसी में कुछ है, किसी में, लेकिन सब जगह जब महंगाई आती है तो भाई डेफिनेटली हाथ थोड़ा टाइट होता है। तो अब इस तरह से होगा, बिजनेसमैन बिजनेस के हिसाब से सोचता, बोला यार मेरा प्रोडक्ट महंगा अगर हुआ है, ठीक है, तो मेरे जो 10 यूनिट बिकती थी वो अभी 7 बिकेंगी, 6 बिकेंगी, तो कम होगा, तो मार्जिन कम, जब सेल्स कम होगी, थोड़ी बहुत कम होगी, तो भैया प्रॉफिट्स कम होंगे, तो बैलेंस शीट डाउन होगी, प्रॉफिट्स कम आएंगे। तो अब उसको मैनेज करने के लिए, प्लांट को चलाने के लिए, चीज़ों को करने के लिए भाई टैक्स ज़्यादा है, तो क्या करना चाहिए, बोला ठीक है तो हम ले ऑफ करेंगे, जहाँ पे कॉस्ट कटिंग हो सकती है वहाँ कॉस्ट कटिंग करेंगे, कि भाई जो मार्जिन हम पहले 10 गाड़ियों में निकाल लेते थे आराम से, अब हमें 7 गाड़ी हमारी बिक रही हैं, तो 7 गाड़ियों में हमें मैनेज करने की जरूरत है। बोला ठीक है यार पहले ज़्यादा था, तो अब वहाँ पे भी हम कम करेंगे, यहाँ पे भी कम करेंगे, और बैलेंस शीट में भी कुछ कंप्रोमाइज़ करेंगे, तो ले ऑफ करेंगे। ले ऑफ करेंगे तो क्या, लोग बेरोजगार होंगे, बेरोजगार होंगे तो और बाइंग पर जो चीज़ें जो है अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। तो ग्लोबली चीज़ें एक दूसरे से इम्पैक्ट होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो ये स्ट्रगलिंग फेज तो अब ये रहने वाला है, और आगे कुछ अलग समीकरण बैठ जाएं, बन जाएं तो अलग बात है। तो अब ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, बात इसकी, सर आपने तो दुनिया भर की बातें कर दी, इधर की उधर की इधर की सब कुछ कह दिया, लेकिन प्रैक्टिकली हमारा अप्रोच क्या हो। हम आए थे यहाँ 2 रुपये बनाने के लिए, यहाँ हम अपने 2 रुपये गंवा के बैठे हुए हैं। कब बढ़ेंगे कुछ पता नहीं, आगे क्या होगा कुछ पता नहीं, बड़ी मेहनत से कमाते हैं, बन नहीं रहा है कुछ, करे तो करा क्या जाए। तो हिस्ट्री रिपीट करती है अपने आप को, मैं कहूँ आपको इनका भी एक टाइम है, रिसेशन आएगा, रिसेशन के बाद मैं कहता हूँ ना, दिन के बाद रात आती, रात के बाद दिन आता है, और फिर जब दिन होता है तब आदमी भूल जाता है यार वाह मज़ा आ गया, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी फिर रात आनी है। ऐसे ही सर्दी गर्मी बरसात सब चीज़ वो साइकिल पूरी होनी होनी। तो ये भी टाइम आना था। अब इस टाइम में करना क्या चाहिए, अब ये मान के चलो अगर पूरे दिन आपने अपनी प्रिपरेशन नहीं की, अगर आपको पता है कि यार नाइट आने वाली है, और उस नाइट मान के चलो ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं थी, और तो पहले क्या होता था कि रात की तैयारी की जाती थी, भाई खाना वेल इन टाइम बना लिया जाता था, इवनिंग में ही सब कुछ काम कर लिए जाते थे, रात के लिए पूरी तैयारी प्रिपरेशन हो जाती थी। जब मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, बहुत पुराने टाइम की, तो जहाँ कोई सुविधाएं नहीं थी, आजकल तो क्या है दिन रात बराबर कर दी, तो बहुत सारी चीज़ें तैयारी की जाती थी आपकी पहले कि आने वाले समय के लिए मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि आपको पता होता था कि वो भाई दिन खत्म होगा, इवनिंग आएगी, उसके बाद नाइट आनी है। यहाँ शेयर मार्केट में हम ये चीज़ मान के नहीं चलते हैं। हम यहाँ पे ये सोचते हैं कि आज अगर शेयर गिरा है ड्यू टू एनी रीजंस, क्रैश हुआ है या मतलब कुछ भी हुआ है,
तो वो एक्सटर्नल रीज़न की वजह से हुआ या इंटरनल रीज़न की वजह से हुआ, उसके इम्पैक्ट बैठे प्रॉफिट्स में, सेल्स में, तो क्या दूसरों के भी बैठ रहे हैं? क्या ग्लोबली चीज़ें वैसी हो रही हैं, हैम्पर हो रही हैं, नहीं हो रही हैं? अब वो कब तक होंगी वो चीज़ें हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि ये जो रात है, ये रिसेशन जो है या ये जो गिरावट है, ये कब तक चलने वाली है, जब तक इन चीज़ों का इम्पैक्ट एक लेवल तक जाके बॉटम आउट नहीं हो जाता है। तो अब सर हम तो आए तो 2 रुपए बनाने के लिए कि कुछ दिनों में बनेंगे, यहां तो आपने सालों का गिनवा दिया कि अब सालों तक जो है चीजें पैसा नहीं बन रहा है, तो बोले करें क्या? तो भाई जो आपकी अर्निंग सोर्स है, आपने वो, मैंने 2-3 चीजें बोली कि आपने वो पैसा लगाया जिसकी नियर बाई फ्यूचर में जरूरत नहीं है। बोले सर ये तो बात सही है, लेकिन हम इस बात के लिए तैयार थोड़ी ना थे कि हमने लगाया 10 रुपए और वो 7 रुपए और आगे 1 साल तक हमें ऐसे ही 7 रुपए दिखाई पड़े, तो हम क्यों उस चीज को कंटिन्यू करें? वो 7 रुपए को, हम 10 रुपए को अपना जो बचे थे वो मैं एफडी में लगाता, वहां 2 रुपए मेरे को मिलते, 1 रुपया तो मिलता एटलीस्ट। मैं 2 रुपए बनाने के चक्कर में आया था यहां तो वो। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो कंपनी को आपको छांटना है, देखना है, समझना है भी आईटी सेक्टर की सब गिर रही कि नहीं गिर रही। हाँ सब गिर रही हैं। सर्विसेज में डिमांड कम आई, बोला हाँ कम आई। मार्जिन्स डाउन हुए, हाँ डाउन हुए। तो ग्लोबली चीजें जब नॉर्मलाइज होंगी, आप जब इन सस्ते इसमें होगा क्या कि जब ये रात चल रही होगी उस समय पे ये गिरावट जो हो रही होगी, अच्छा शेयर, खराब शेयर, अच्छे प्रोमोटर की सोच वाला शेयर, या जो भी ग्लोबली वो अपने टारगेट्स को लेके चल रहे हैं, हो सकता है उनके टारगेट्स कट ऑफ होंगे कि भाई जब डिमांड कम होगी तो कहां से बेच लेंगे, कहां से कर लेंगे। ठीक है, तो लेकिन आप विजनरी हो सकते हो उनकी हिस्ट्री को, जर्नली चीजों को देख के कि हाँ यार ये इन वजह से देखो पूरा सेक्टर डाउन है, इन वजह से ये है, बाकी कहीं कोई इंटरनली दिक्कत नहीं। तो अब ये सस्ता है तो सस्ता है, तो इसमें जो है हम जब जब ये मौका लग रहा है तो हम अपनी छोटी छोटी पैसा डालेंगे। अब हम 10 रुपए अब डाल रहे हैं, वो हमें कल 8 रुपया दिख रहा है, 9 रुपया दिख रहा है, तो मलाल इस बात का कि अगर सस्ता लेना भी है तो सर बॉटम पे लेंगे ना, हम क्यों 1 रुपया महंगा। मैंने जो 10 रुपए की वैल्यू वाला जो शेयर था वो मार्केट रीजन की वजह से 9 रुपए पे था, तो मैंने 9 रुपए पे ले लिया। अरे सर वो तो कल 8 हो गया, अरे 7 हो गया, तो वेट करते हैं। अरे बोलो सर वो तो 6 तक चला गया। अरे सर अब तो वो 4 रुपए आएगा तब। अरे आप उसमें भी लॉजिकल लगाओ कि भैया आप 4 जाके पकड़ नहीं लोगे। 4 से जब वो भागना चीजें नॉर्मलाइज होंगी, कब वो 4 से 5 जाएगा, फिर 4 आएगा, 5 जाएगा, फिर 6, 7, 8 आपके हाथ से निकल जाएगा। तो इन सब चीजों को प्रिडिक्ट करने के बजाय अगर आपकी कंपनी फंडामेंटल्स, रिजल्ट्स, सिनेरियो जो भी हैं, वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आप उन चीज़ों को ध्यान दो, तो वहाँ पे जब आपको ये लगे कि हाँ यार ये कंपनी ठीक है, मेरा इन्वेस्टमेंट ठीक है, सेक्टर वाइज चीज़ें सही हैं, ग्लोबली ड्यू टू एक्सटर्नल रीजंस चीज़ें हैम्पर्ड हैं और पता नहीं कितने लंबे समय तक हैम्पर्ड रहेंगी, तो हमें क्या करना चाहिए? बोले कि हमें ये करना चाहिए कि वो 10 रुपए की वैल्यू रखता था, लेकिन मार्केट रीजन की वजह से 9 रुपए पे चल रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं जब वो 8 रुपए चल रहा है तो मैंने ठीक है, मैंने कहा 8 रुपए मैंने एक ले लिया। ठीक है, जब मेरे पास अगले फंड्स आए तब मैंने 6 पे चल रहा था, मैंने 6 पे एक ले लिया। ठीक है, फिर मेरे अगले फंड्स आए, ये नहीं अरे यार 6 आ गया, 10 का 6 पे आ गया, मैं उठा के पूरा पैसा लगा दूं। जब भी बैट करोगे आप फ्लॉप हो जाओगे। तो ठीक है यार, मैंने 6 पे ले लिया, वहां से बाउंस बैक कर गया तो पैसा बनाएगा, नहीं बाउंस बैक किया, बोला यार ये तो 5 पे आ गया, या 10 की वैल्यू रखता है, ये 5 पे आ गया, बोला ठीक है तो 5 पे आ गया, तब भी आपने एक ले लिया। और जब चीज़ें बाउंस बैक हुई या धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी कि वो फिर 6, तो पहले जो आपने 5 में लिया है वो आपका 1 रुपया बढ़ा रहा है, फिर 6 पे जो लिया था वो एक 7 रुपये बढ़ा रहा है, 8 रुपये बढ़ा है। तो प्रोसेस तो वही है जो जब आप जो है मार्केट में टिके रहोगे। और अब जो कल की जो भयंकर गिरावट का एक आसार नजर आ रहा है, भयंकर वाला, कि भाई देखो सब पूरा ग्लोबल गिरा है, वर्ल्ड गिर रहा है, ये सब चीज़ें हैं जो है। ट्रंप साहब ने जो 2 तारीख का डिक्लेरेशन कर रखा है, वो उनका डे एक आने वाला है, और ये सब चीज़ें इंपैक्ट होगा, तो आप कहाँ से बचे रह जाओगे? तो आपका भी पूरा गिरेगा। अपने प्रॉफिट्स भी मान के चलो, किसी का 1 लाख रुपया 80,000 दिखाई पड़ेगा, 70,000 दिखाई पड़ेगा, अरे यार गिरेगा ही यार, अब तो पता नहीं, पहले निकल लेते हैं, पैसा निकाल के तमाशा देखते हैं, बाहर निकाल के बैठ के, ठीक है। तो वो समय भी निकल गया यार भाई। अब आपको करना क्या है कि भाई आपके पास पैसा नहीं है तो आप जो है अपने ऐप को डिलीट कर दो, बशर्ते आपको यह पता होना चाहिए कि आपके पास जो कंपनीज हैं उनमें इंटरनली कोई प्रॉब्लम ना हो। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। जो कंपनीज खराब लग रही चल रही हैं तो उनका अलग है, जो अच्छी हैं, जो ठीक है, और ड्यू टू एनी रीजंस ये आपके साथ में ऐसा है कि आप एवरेज नहीं कर सकते हो, पैसे नहीं है। जब आपके पास पैसे हो तभी आप पोर्टफोलियो खोलिए, अदरवाइज खोलो मत, चलने दो उसे इसी तरीके से। ठीक है, जब भाई मेरे पास फंड्स आ गए, मेरे पास मान के चलो 5,000 रुपये आ गए, तो मैंने ठीक है 5,000 रुपये की इन्वेस्टिंग कर ली। उसके बाद में भी गिरावट हो रही है, भयंकर गिरावट हो रही है, यार मैंने कल ही क्यों खरीद लिया, बोला ऑफ करके, जब अगला पैसा आएगा तभी मैं खोलूंगा। सिंपल सी बात, इस तरीके से चलो। और अगर खोल के देख भी रहे हो पैसा भी है,
तो गिरावट को देख सकते हो तो देख लो कि भाई ठीक है यार, ये गिर रहा है, सब कुछ है, पी भी डाउन आएगा, सब कुछ डाउन आएगा, सब चीज़ें डाउन आएंगी, वो नॉर्मलाइज भी होंगी। हाँ, हो सकता है उसमें 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, क्या पता ट्रम्प का पूरा टाइम लग जाए। तो ये समय होगा कि इतने साल तक आप जो है कंसिस्टेंसी के साथ में धीरे धीरे डाल रहे हो पैसा। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि आपने वो पैसा डाला जिस पैसे की आपको नियर बाई फ्यूचर में ज़रूरत नहीं है। भाई पैसे की ज़रूरत किसको नहीं होती, लेकिन हाँ, लेकिन इसकी वजह से मेरे कोई काम नहीं रुक रहे हैं, अटक नहीं रहे हैं। तो इन बातों पे देखिए, और ये जो रीजंस यहाँ पे दे रखे हैं आपने यहाँ पे देखा होगा, मैं ज़्यादा कुछ आज वैसा कुछ आपको दिखाने और बताने की कोशिश नहीं करी, लेकिन एक जनरली जो चल रहा है कि एफआईज का आउटफ्लो है, इस वजह से है टैरिफ। कोई कह रहा है कि यहाँ पे अभी देखो हर बार गिरावट के रीजंस को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया था उसमें फॉरेन एफआईज में, इसलिए महंगा हो गया, डॉलर मजबूत हो गया इसलिए महंगा, इसलिए गिरावट है, एफआईज बेच रहे हैं इसलिए गिरावट है। बहुत सारे रीजन्स निकल के आएंगे यार, लेकिन हमें उन सब चीज़ों पे नहीं जाना, हमें अपनी कंपनी पे स्टिक होकर चीज़ों को अपनी तरीके से आगे बढ़ते रहना है धीरे धीरे करके। तो मुझे लगता है कि जो है चीज़ें मैंने आपसे जस्ट एक सिनेरियो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं टच ऑन करने की कोशिश करी कि भाई किस तरह से हम मार्केट का जो अप्रोच है वो बहुत मैटर करेगा कि मार्केट में आपका अप्रोच किस तरह से होना चाहिए। तो उस अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बढ़ेंगे, और गिरावट को ये फेज़ है लाइफ का कि दिन आएगा, दिन के बाद रात आएगी, फिर दिन आएगा, फिर रात, डेट्स बदलती चली जाएंगी, तो आप भी ग्रोथ करोगे बशर्ते आपको डिसीजन ठंडे दिमाग से कैलकुलेटेड लेवल पे जो जो चीज़ें सिखाई हैं आपको, उन सब चीज़ों की तरीके से बाइंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे तो चीज़ें काम करने लगेंगी, और लंबे समय में पैसा तभी बनता है। इसलिए बोला जाता है स्टॉक मार्केट में फ्री में नहीं है कुछ भी, यहाँ भी पैसा बनता है, बनेगा, लेकिन वो प्रोसेस आपको देना पड़ेगा, उस तपस्या से निकलना तो पड़ेगा। तो मुझे लगता है कवर कुछ काफ़ी कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय।